हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन आपका फिजिक्स स्टडी में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये जो टॉपिक है ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। CSIR, नेट, गेट, जेस्ट, टीफर और जितने भी हमारे MSc और PhD के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है। IIT JAM के सिलेबस में नहीं है, MSc एंट्रेंस में ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है। बाकी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं बाकी सभी में ये टॉपिक आता ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो मैं ये मेथड करवाने से पहले एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। ये जो टॉपिक है हमारे स्टार्टिंग में हमारा क्या है कि अगर मैं CSIR नेट की बात करूं, ठीक है, हमारे CSIR नेट में जो C सेक्शन है उसमें ये जो लास्ट के 4 टॉपिक्स हैं, परटर्बेशन थ्योरी, स्कैटरिंग थ्योरी, वेरिएशनल मेथड और WKB मेथड, ये हमारा 50% पार्ट कवर करते हैं, लास्ट के 4 टॉपिक्स। और स्टार्टिंग से लेकर जो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ से जहाँ से हम ओरिजिन, मॉडर्न, बाउंड स्टेट, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हाइड्रोजन एटम, ये जितने भी यहाँ से जो भी इसके परटर्बेशन थ्योरी से पहले वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा क्या है 50% कवर करता है, ठीक है। अगर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स 40 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 200, तो उसमें से हमारे मोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेशन ये कैलकुलेशन है जितने भी हमारे ओल्ड PYQs हमने देखे हैं कि हमारा 50% हमारा ये जो, अगर हम इसको पार्ट फर्स्ट का नाम दें तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स तक, तो 50% हमारा यहाँ तक कवर होता है और 50% हमारी लास्ट के 4 टॉपिक्स कवर करते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जो 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम शुरू करने वाले हैं WKB मेथड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो WKB मेथड है क्या? WKB मेथड करेंगे हम 2 या 3 लेक्चर में कवर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम WKB मेथड का। इसके बेसिस पे जितने भी हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं उसको हम अलग से टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और इसके जितने भी हमारे ओल्ड PYQs हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो WKB मेथड के बाद हम शुरू करेंगे WKB मेथड कंप्लीट होने के बाद हम क्वांटम की बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे, वेरी स्टार्टिंग से हम जो वेव फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज से लेकर हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू करेंगे, ठीक है। और लास्ट के WKB मेथड तक हम हर एक टॉपिक विद कंसेप्ट, विद फॉर्मूला और विद ओल्ड PYQs कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे वही हार्टली रिक्वेस्ट कि आप दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइमली, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं WKB मेथड। WKB मेथड, ये जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसका जो है वो स्किप ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम पूरा इसका कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे जितने भी हमारे ये एजुकेशनल चैनल बने हुए हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत से टीचर्स ऐसे कहते हैं कि ऊपर ऊपर से करो, मोटे मोटे फॉर्मूलाज लर्न करो और उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई करो। तो देखो, मेरा ये मानना है कि जब तक उस टॉपिक का कंसेप्ट आपको बेसिक, अगर किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कैपेबल नहीं है कि उस क्वेश्चन के स्टेट में, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। जो हमारा CSIR का जो लेवल है वो दिनों दिन हमारा टफ होता जाता है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है उसमें कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशंस, तीनों चीजें हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। उसका कंसेप्चुअल हमें समझ तो आना चाहिए कि एटलीस्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। अगर हम सीधे फॉर्मूलाज रट के चले जाएंगे कि हमारा जो WKB की जो कंडीशन होती है दैट इज इक्वल टू PX DX प्लस में β1 प्लस में β2 दैट इज इक्वल टू n+1 पाई h कट, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट, हमने एक फॉर्मूला याद करने में हमें 30 सेकंड्स लगेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा, ये चीज़ें जब तक हमें समझ नहीं आएंगी तब तक हम उस चीज़ को, हम उस टॉपिक को या क्वेश्चन को सोल्व करने में कैपेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए बेसिक आप उसके थ्योरी, उसके मैथमेटिकल पोर्शन में मत जाओ कि आप उसकी पूरी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सोल्व करो, कि उसमें आप मतलब ये काम का, ये जरूरी नहीं है। ये आपने अपनी मास्टर डिग्री में कर लिया, आपने मार्क्स ले लिए, आपने ये पूरी स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व कर ली, इसका डेरिवेशंस कर लिया, आपने मार्क्स ले लिए, लेकिन अब आपको इसका मैथमेटिकल पोर्शन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस
सोल्व करके हमारा वेव फंक्शन क्या आया, हमारी वेव फंक्शन के क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कौन सा हमारा वेव फंक्शन जो पोटेंशियल गिवन है वो किस तरह का है, और ये पोटेंशियल हम जो हमारा पोटेंशियल गिवन है उसकी हेल्प से हम कैसे एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये चीज़ें फर्दर हमें क्या है आनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम WKB शुरू करते हैं। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिया और जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे अगर आपने सारे कर लिए तो आपके WKB से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं श्योरिटी देती हूँ आपको। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स, तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं WKB मेथड। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। आप लेक्चर को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और उसके बेसिस पे जितने भी ओल्ड PYQs करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आप वो जरूर करें। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज किया जाता है वो ऐसे पोटेंशियल और ऐसे सिस्टम्स के लिए किया जाता है जो एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हों। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल या ऐसे सिस्टम जो का है एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हों। एग्जैक्ट सॉल्यूशन जैसे कोई भी सिस्टम में अगर कंसिडर करूं तो जैसे हमारा सिस्टम क्या है 1D बॉक्स। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, सिस्टम जैसे 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, पार्टिकल इन 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, या फिर टनलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे कोई रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर है और टनल इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा के वापस क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, देन टनलिंग थ्रू एन रेक्टेंगुलर बैरियर। तो ये हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं ये क्या है एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं वेव फंक्शन का। ठीक है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन आता है, एक आइगन एनर्जी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लूँ 1D बॉक्स का, तो 1D बॉक्स में क्या होता है आपका, ये हमारा एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है 1D। इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या है 0 है, और यहाँ पे जो बाउंड्रीज पे जो पोटेंशियल है दैट इज इनफाइनाइट। तो इसके लिए जब हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, T2ψ/Tx² 2m(e Vx/h² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो d2ψ/dx² प्लस में 2m(e)/h² इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं, ये क्या है हमारी डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आता है। आपने किया होगा, देखो इसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले किया था कि आप ये सारा MSc में कर चुके हो। तो इसका जो इस 1D सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वेव फंक्शन, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारा वेव फंक्शन आता है दैट इज इक्वल टू, ये बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में आपने किया होगा वेरी स्टार्टिंग में, अगर नहीं किया है तो मैं आपको करवा दूंगी। अभी जो क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज शुरू होने वाली है, मैं इतना मान के चल रही हूँ कि ये आपको पता है कि जो 1D बॉक्स में जो हमारा वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन आता है दैट इज इक्वल टू √2/L साइन ऑफ n πx में L, और L क्या है हमारा जो ये पोटेंशियल, ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ है 0 to L। ठीक है, तो ये हमारा एक वेव फंक्शन होता है किसके कोरेस्पॉन्डिंग 1D के कोरेस्पॉन्डिंग, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती हैं दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू n² π² h² में 2mL²। ये इस सिस्टम की क्या होती है एनर्जी आइगन वैल्यूज, वेयर n की वैल्यूज वेरी करेंगी 1 2 3, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग E1 E2 E3 हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्क्रोडिंजर वेव के इक्वेशंस का जो हम यूज करते हैं वो ऐसे सिस्टम्स के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को के लिए करते हैं, पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारे आइडियलाइज्ड सिस्टम है, ये जितने भी हमने किए ये क्या है एक सिमेट्रिक और आइडियलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा पहले से ही क्या होता है इस सिस्टम का क्या होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है, लेकिन कुछ एक ऐसे सिस्टम भी होते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, ये सिस्टम का तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया साई का, एनर्जी का। ठीक है, वैसे हमें हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हमें पता है कि इनका एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज एनर्जी होती है, जैसे हाइड्रोजन एटम में E इज इक्वल टू -13.6/n²। तो ये सिस्टम क्या आइडियलाइज्ड है जो क्या करते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे सिस्टम्स हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं हमें ये जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो नहीं देते। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता उनका। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स
ठीक है, जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलता है उन सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशंस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, उनके लिए हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशंस मेथड का यूज करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे 3 तरह के अप्रोक्सीमेशन मेथड हैं। इस लेक्चर में आपको उतना ही बताऊंगी मैं जितना आपके लिए सफिशिएंट है, आपको कंसेप्ट समझ, आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट समझ आए, आपको कंसेप्ट समझ आए, बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम 3 तरह के अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। फर्स्ट इज पर्टर्बेशन थ्योरी, फर्स्ट इज perturbation theory, first is perturbation theory, तो जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड है दैट इज पर्टर्बेशन थ्योरी। सेकंड है हमारा वो है वेरिएशनल मेथड, और थर्ड है हमारा WKB मेथड जो हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी इनका, ज़्यादा तो डिटेल में हम तब करेंगे जब ये टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो पर्टर्बेशन थ्योरी में हमारा क्या होता है, पर्टर्बेशन थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि अगर हमें किसी सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पहले से पता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बेसिक एग्जांपल लूँ तो अभी हम 1D बॉक्स कर रहे थे, तो 1D बॉक्स में हमारा यहाँ पे क्या था, जो पोटेंशियल था वो 0 था। ठीक है, इसका हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पहले से ही पता है, मतलब हमें इसका साई गिवन है, हमें पता है, और इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू हमें पता है। अगर हम इसी में क्या कर दें कि थोड़ी सी पर्टर्बेशन ऐड कर दें, ठीक है, कि पोटेंशियल को हमने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया इस सिस्टम का। ठीक है, तो अगर हमें किसी सिस्टम का पहले से एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है तो पर्टर्बेशन के बाद भी हम उस सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा साई न्यू आएगा, जो साई न्यू आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा साई अनपर्टर्ब का है, और प्लस इसमें क्या आएगा, जो साई करेक्टेड पार्ट का आएगा वो। अनपर्टर्ब का हमें पता है क्या होता है हमारा √2/L साइन ऑफ n πx/L, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा जो अभी हमने पर्टर्ब करने के बाद जो हमारा वेव फंक्शन आएगा, तो जो हमारा साई न्यू वेव फंक्शन आएगा, ये जो पर्टर्बेशन जो हमने अप्लाई किया है उसके कारण जो वेव फंक्शन आएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारी एनर्जी आएगी न्यू, वो क्या आएगी, हमारी अनपर्टर्ब की एनर्जी प्लस में उसकी करेक्टेड एनर्जी। ठीक है, जो हम यूज करते हैं ना, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, थर्ड ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा क्या है, ये हमारा है करेक्टेड वेव फंक्शन, और ये हमारा क्या है, करेक्टेड एनर्जी। तो ये वाला अगर पर्टर्बेशन थ्योरी तभी अप्लाई होती है जब हमें जो इनिशियल सिस्टम है, अनपर्टर्ब सिस्टम है, उसका अगर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता हो। ठीक है, ये 1D बुक्स वाला मैंने जो एग्जांपल बताया। ठीक है, अब आते हैं हम वेरिएशनल मेथड पे, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी हमें। तो अब आते हैं हम वेरिएशनल मेथड पे कि हमारा जो वेरिएशनल मेथड है वो हम कब यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरिएशनल मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी सिस्टम का पोटेंशियल या फिर उसका जो उस फंक्शन, उस सिस्टम का हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता होता, ना ही हमें उसका वेव फंक्शन पता होता, नहीं हमें उसकी एनर्जी वैल्यू पता होती। ठीक है, लेकिन हमें एक क्वांटिटेटिव आइडिया होता है उस सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्वांटिटेटिव आइडिया जरूर होता है हमें कि किस तरह का होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस देखें, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है हमें कोई भी, ठीक है, कोई भी x² प्लस में जो भी है -6 = 0, तो उसको देखते ही हमारे पास एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पे, x² + 5(6) - 6 = 0, तो 5x उसका सम होना चाहिए, और 6 तो हमारे क्या हो जाता है, इसका एक आइडिया आ जाता है कि किस तरह का होगा। मतलब रूट क्या हो सकते हैं, 2x 3x हो सकता है, 3x 2x हो सकता है। ठीक है, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने, तो क्वेश्चन इक्वेशंस को देखते ही हमारे माइंड में आइडियाज आ रहे हैं। तो लाइक दिस क्या होता है कि वेरिएशनल मेथड में भी हमारे एक क्वांटिटेटिव आइडिया होता है कि लाइक दिस कैसा हो सकता है वेव फंक्शन हमारा। ठीक है, तो जैसे हमारा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, उसका पोटेंशियल हमें पता होता है कि ½ होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक, तो वेव फंक्शन भी हमारा क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। ठीक है,
तो लाइक वेव फंक्शन भी हमारा क्या आएगा, सिमेट्रिक, कि लाइक दिस साई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता है कि बाउंड्रीज कंडीशन पे, ठीक है, ये जैसे लाइक बाउंड्रीज है, एक्स इज इक्वल टू मान लो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए। तो किस तरह का बनाए हम, मतलब एक्सपोनेंशियली बनाए और माइनस बनाए कुछ, ठीक है, लाइक दिस, और कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी हमें यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्या है, एक आइडियाज आ जाता है, हमें थोड़ा सा हम क्वालिटेटिव एक आइडियाज आ सकता है कि वेव फंक्शन हमारा किस तरह का होना चाहिए। कुछ हमें पता होता है, 60% हमें सिस्टम के बारे में पता होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हमारे वेरिएशनल मेथड का। बाकी हम इसकी डिटेल जब टॉपिक करेंगे तब करेंगे वेरिएशनल मेथड। और इसकी क्या लिमिटेशन क्या है कि ये जो यूज करते हैं वो ग्राउंड स्टेट एनर्जीज के लिए ही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब ठीक है। और जो हाई, तो जो WKB मेथड है वो किसके लिए वैलिड है, ग्राउंड स्टेट एनर्जीज के लिए वैलिड है, या फर्स्ट या सेकंड, ज्यादा से ज्यादा सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। हायर एक्साइटेड स्टेट के लिए ये मेथड वैलिड नहीं है। ठीक है, इसलिए अब हम मूव करते हैं WKB मेथड की तरफ। ठीक है, WKB मेथड क्या है, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज हायर एनर्जी स्टेट की कैलकुलेशंस हम इस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या है वेरिएशनल जो WKB मेथड है, ये क्या है हमारा 1926 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम किया था, वेंचर, क्रैमर और ब्रूलियन। तीनों साइंटिस्ट ने ये इस पे काम किया था, इस अप्रोक्सीमेशन मेथड पे, इसलिए इनका WKB मेथड, तीनों साइंटिस्ट के नेम पे ये क्या है, WKB मेथड इसका नेम गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये पोटेंशियल, इसमें ना 2-3 पॉइंट्स है, अगर आप वो अच्छे से समझ लोगे तो आपको सारा WKB मेथड समझ आ जाएगा। ठीक है, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेथड का। स्लोली वेरिंग का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल वेरी कर रहा है दैट इज वेरी स्लोली, ऐसे नहीं है कि एकदम वेरी करे। ठीक है, जैसे परटर्बेशन में हमने क्या किया कि मान लो ये पोटेंशियल था और यहाँ पे हमने एकदम यहाँ पे कुछ पटाव पार्ट लगा दिया। ठीक है, एक तरह से हमने क्या कर दिया, ये मान लो कि कोई भी हाइट है, L हाइट का हमने परटर्बेशन अप्लाई कर दी, तो यहाँ तो देखो V इज इक्वल टू 0 था पोटेंशियल, और इस पॉइंट पे देखो एकदम V इज इक्वल टू क्या हो गया, L, मतलब हमने सडनली उसमें इतना बड़ा डिस्टर्बेंस या पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह का पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो, स्लोली वेरी, मतलब लाइक दिस वेरी करे वो। ठीक है, लाइक दिस भी नहीं होना चाहिए कि जैसे जैसे ये वेरी कर रहा है वैसे वैसे ये वेरी करे। लाइक दिस बिल्कुल क्या होना चाहिए, पोजीशन के साथ ये जो भी हमारा पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्लोली वेरिंग होना चाहिए। या फिर हम ऐसे ये कह सकते हैं कि एट लीस्ट जो उसकी वेवलेंथ है, इसका जो पोटेंशियल वेरी करे। ठीक है, पोटेंशियल अभी हमने कहा कि पोटेंशियल स्लोली वेरिंग हो, लेकिन कितना स्लोली वेरिंग हो। ठीक है, तो जो पोटेंशियल वेरी करे ना वो एट लीस्ट, ठीक है, जो वो पोटेंशियल वेरी करेगा वो एट लीस्ट कांस्टेंट रहे। कब तक, एट लीस्ट कांस्टेंट रहे 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ के ओवर। ठीक है, जैसे हमारी क्या है, ये वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, तो इस वाली वेवलेंथ, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ कंप्लीट हो एट लीस्ट, तब तक हमारा क्या हो, पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। एक डी ब्रोगली, ज्यादा भी हो सकता है कि ये यहां तक भी कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन मिनिमम ये क्लासिकल लिमिट है। दिस इज द क्लासिकल लिमिट। आपने बुक्स में देखा होगा कि क्या है कि दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर क्लासिकल लिमिट, वैलिड ओनली फॉर सिस्टम एट विच द क्लासिकल लिमिट्स इज वैलिड। तो ये क्लासिकल सिस्टम है कि एट लीस्ट 1 डी ब्रोगली वेवलेंथ तक हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये इसकी मिनिमम कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो WKB मेथड मैंने आपको अभी बताया कि 3 साइंटिस्ट ने काम किया था इसके बेसिस पे, इसलिए इसका नाम क्या है, WKB रखा गया। उसके बाद ये 2 तरह से यूज होता है। फर्स्ट जो यूज होता है वो होता है टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ बाउंड सिस्टम। ठीक है, या फिर टू कैलकुलेट द बाउंड स्टेट एनर्जी, या हम इसको दूसरों क्या लिख सकते हैं, बाउंड स्टेट एनर्जी भी लिख सकते हैं, बाउंड स्टेट एनर्जी। और जो सेकंड जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, टू कैलकुलेट द टनलिंग रेट, टू कैलकुलेट द टनलिंग रेट फ्रॉम ए बैरियर,
तो दो एप्लीकेशन है WKB मेथड की। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज टू कैलकुलेट द बाउंड स्टेट एनर्जी, एंड सेकंड क्या है, टू कैलकुलेट द टनलिंग रेट थ्रू ए बैरियर। ठीक है, बैरियर्स का मैंने अभी एग्जांपल बताया था, जैसे यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर बैरियर है, यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा था, इस टनल से इस बैरियर से टकराएगा और अपनी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर लेगा। ठीक है, तो ये है टनलिंग रेट की कैलकुलेट करने के लिए और बाउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो WKB मेथड समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक पोटेंशियल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, हम एक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी ये V पोटेंशियल है, ठीक है, और ये E एनर्जी का कोई भी पार्टिकल, इसमें ये कोई V पोटेंशियल है और ये पार्टिकल की एनर्जी E है, कोई भी पार्टिकल्स क्या कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है। देखो कि बिल्कुल स्लोली वेरिंग कर रहा है ये, बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम अब्रप्ट चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हमें इस सिस्टम का, अगर हमें वेव फंक्शन या फिर एनर्जी का सॉल्यूशन पता करना है, तो ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या है कि अगर ये वाला केस लें और अगर ये वाला, दो केस लें सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो कि एनर्जी है वो क्या है, पार्टिकल की। ठीक है, यहाँ पे जो ये V है ना, तो ये क्या है, हमारा जो V है वो क्या है, जो एनर्जी है पार्टिकल की। यहाँ पे क्या है, E इज ग्रेटर देन V, और इस वाली जो लाइन पे देखें तो इसमें क्या है, E इज लेस देन V। तो हमें पता है कि जब स्क्रोडिंजर इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो इस वाले पोर्शन के लिए, फर्स्ट इस वाले के लिए और इस वाले के लिए जो हमारे पास फंक्शन मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा साई का, वो क्या मिलेगा, इस वाले रीजन के लिए हमें ऑक्सिलेटरी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इस वाले रीजन के लिए हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन मिलेगा। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग मतलब क्या है, देखो कि इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, साई इज इक्वल टू E की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स, इस फॉर्म में मिलेगा। कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और इसका जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, साई इज इक्वल टू E की पावर प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये डिकेइंग फंक्शन होगा, साइनोसोडियल या डिकेइंग ऑक्सिलेटरी फंक्शन, और ये क्या होगा, हमारा डिकेइंग फंक्शन होगा। अगर हमारा क्या है, हम एक कांस्टेंट एनर्जी के लिए कैलकुलेट करते हैं, इस रीजन इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक दो कंडीशन ले रहे हैं कि क्या है हमारा, आइदर E इज ग्रेटर देन V और आइदर E इज लेस देन V। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि अगर आप पार्टिकल का ये वाला पाथ ट्रेस करें लाइक दिस, ठीक है, अगर हमारा ये पोटेंशियल जो गिवन है, तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमारा क्या है, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, जहां पे हमारा क्या हो जाता है कि ये जो WKB मेथड है ये फेल हो जाता है। कौन से पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, टर्निंग पॉइंट्स। इस पॉइंट्स पे देखो क्या है, E इज इक्वल टू क्या है, V है। मतलब देखो पार्टिकल की यहाँ पे पहुंचते 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 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक, यहाँ पे सारे, यहाँ इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास सारी की सारी जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है यहाँ पे पार्टिकल के पास। और जब पार्टिकल यहाँ पे मिनिमम आता है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल, आपको पता है ना, इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे क्या होती है, इस पॉइंट पे जो हमारी पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा ना, ये इज सिमिलरिटी टू द सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जीरो है, और इन पार्टिकल्स पे क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो E इज इक्वल टू V, या फिर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या होता है, p²/2m। तो जो काइनेटिक एनर्जी, तो इस पॉइंट पे जो हमारा मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है, अगर मोमेंटम जीरो हो गया, फिर हमारी स्लाइड फिनिश हो गई है। तो अगर हमारा मोमेंटम जीरो हो जाता है, मोमेंटम जीरो हो गया, इट मींस क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट ए मिनट, मैं स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। तो जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होगी, हमारी p जीरो होगी, तो ये क्या होगी, लैम्डा क्या होगी, इनफाइनाइट। मतलब क्या हो गया कि हमारी जो सिंगल वेवलेंथ है वो ही इनफाइनाइट लेंथ की हो गई, मतलब सिंगल वेव ही हमारी इनफाइनाइट लेंथ की हो गई। मीन्स क्या है कि ऐसे पॉइंट्स पे, ठीक है, वहां पे क्या होगी, इट मीन्स क्या है, हमारी
हमारा जो पोटेंशियल है ना, एक तरह से हम क्या कह रहे थे, अभी हमने ये कहा था कि जो WKB मेथड है वो हमारा क्या है, स्लोवली वेरिंग है, स्लोवली वेरिंग है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगी, अगर हमारी इनफाइनाइट लेंथ हो गई सिंगल वेवलेंथ, तो हमारा जो ये जो पोटेंशियल है वो भी हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया एक तरह से हमारा। अब यहाँ पे स्लोवली वेरिंग नहीं रहा, ठीक है। अगर स्लोवली वेरिंग होता तो हमारा क्या होता, पार्टिकल यहाँ 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 मूव करता। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा कि पार्टिकल क्या हो गया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फिनिश होगी। इट मीन्स क्या है कि वो एक तरह का इनफाइनाइट बैरियर फेस कर रहा है। वो ऐसे लग रहा है कि मेरे आगे तो बहुत बड़ी चट्टान आ गई है, अब मुझे क्या करना होगा, वापस ही जाना होगा। तो पार्टिकल यहाँ से क्या कर लेता है, अपना पाथ क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है। इसी तरह इस पॉइंट पे जाएगा और यहाँ पे ये इनफाइनाइट पोटेंशियल महसूस करेगा और ये वापस अपना पाथ क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट हो गया। और WKB मेथड है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्लोवली वेरिंग पोटेंशियल। तो जो यहाँ टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और जो हमारा WKB मेथड है दैट इज वैलिड ओनली फॉर स्लोवली वेरिंग। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट पे जो W मेथड है ये क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है। यहाँ पे हमारा WKB मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर दिस रीजन। ये वाला जो रीजन है सिर्फ ये इस रीजन के लिए क्या है, वैलिड है, जहां पे जो हमारी E है वो क्या है, इज ग्रेटर देन V, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल रीजन, ठीक है। तो जो हमारा WKB मेथड है दैट इज वैलिड ओनली फॉर क्लासिकल रीजन। अब जब इस रीजन में जो पार्टिकल्स हमारा क्या है, पाथ फॉलो कर रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, वापिस इसी के बीच में ये क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस रीजन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑब्वियस है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें कोई भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पता करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस का यूज करेंगे। G2x/dx प्लस में 2m/2m - vx/में h² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सॉल्यूशन हम करेंगे, यहाँ पे जो मोमेंटम है, देखो एक मैं आपको बताती हूँ कि मोमेंटम कितना होगा। यहाँ पे जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी E वो किसके बराबर होती है, वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, E माइनस पोटेंशियल एनर्जी Vx। और जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू p²/2m इज इक्वल टू E, मतलब P इज इक्वल टू क्या होता है, 2me का अंडर रूट। तो यहाँ से हम जो मोमेंटम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2m, ठीक है। और E इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 2me। और E यहाँ पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस Vx, ठीक है। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m होता है, कंफ्यूज मत होना। E है टोटल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब सोल्व किया, अब यहाँ पे हमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सोल्व कैसे किया, वैल्यू पुट करना, ये वो उतना नहीं करेंगे हम, जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी, जब इस इक्वेशंस को सोल्व किया तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन आया दैट इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू AE⁻ प्लस माइनस आयोटा फाई एक्स, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, और फर्दर जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आता है उसमें क्या आते हैं, दो पार्ट आते हैं हमारे, एक आता है रियल पार्ट और एक आता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट में अब यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो कांस्टेंट भी आएंगे, A और B, ठीक है। तो जो B है इसकी वैल्यू तो इमेजिनरी पार्ट से कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन रियल पार्ट में क्या हमें कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन। किस पार्ट में यूज करेंगे हम, रियल। अब अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, देखो जैसे हमारे पास E⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस में x² 2 फैक्टोरियल प्लस में x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर ले, क्या अज्यूम कर लें कि x की जो वैल्यू है दैट इज वेरी लेस देन 1, तब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसका स्केयर और भी छोटा हो जाएगा, क्यूब और भी छोटा हो जाएगा। तो जो हायर ऑर्डर टर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगी। तो हमारा जो E⁻x आएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो हमने ये अप्रोक्सीमेशन माना ना कि x इज वेरी लेस देन, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। तो लाइक दिस हम क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट में भी हम क्या मानेंगे, अप्रोक्सीमेशन मानेंगे कि इसकी जो हायर ऑर्डर टर्म है दैट इज निग्लेक्टेड, ठीक है।
तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ था, इन साइंटिस्ट ने ये वाला अप्रोक्सीमेशन किया था, उसके बाद में डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आता है दैट इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट पी और ई की पावर प्लस माइनस आयोटा बाई एच कट इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला फाइनल सॉल्यूशन आता है। क्वांटम मैकेनिक्स में सिंगल वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो फिजिकल मीनिंग होता है दैट इज इक्वल टू साई एक्स स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई पी। इट मीन्स क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहां पे मैक्सिमम होगी जहां पे p मिनिमम होगा। ऑब्वियस है, ये ग्राफ है ना आपका। तो अगर पार्टिकल का मोमेंटम कम होगा, यहाँ पे पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, मान लो मैक्सिमम हो गया, तो वहां से पार्टिकल क्या करेगा, इंस्टेंट वहां से जाने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जहां पे क्या होगा पार्टिकल, और यहाँ पे मोमेंटम हमारा इनफाइनाइट हो गया था। ठीक है, तो वहां पे पार्टिकल नहीं टिकेगा, इन पोजीशन पे पार्टिकल नहीं टिकेगा, वो वापस अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। और यहाँ पे क्या है, मोमेंटम मिनिमम है, मोमेंटम मिनिमम है तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम मोमेंटम, और वहां पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम। ठीक है, तो यहाँ से एक जनरल सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब ये था एक जो मेन कंसेप्चुअल नॉलेज थी आपकी WKB मेथड की। ये जरूरी था आपको, WKB मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं, क्लासिकल रीजन के लिए अप्लाई करते हैं। एक टर्निंग पॉइंट आता है, ये टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा क्लास C अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाता है, इनको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं किसी भी पोटेंशियल का, और सिर्फ इस रीजन के लिए हमारा वैलिड होता है जिसको हम क्लासिकल रीजन बोलते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन वेव फंक्शन हमें निकालना है वो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से निकालना है, और उसका जो वेव फंक्शन आता है वो ये आता है। अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं रियल पार्ट में, उसके बाद हमारा एक बेसिक वेव फंक्शन निकल के आता है इसके क्लासिकल रीजन के लिए। ठीक है, अब हमें पता भी चल गया कि हमारा जो पोटेंशियल होगा वो किस तरह का होगा, स्लोली वेरिंग होगा, टर्निंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। टर्निंग पॉइंट पे हमारा मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। वेवलेंथ में हमारी मोमेंटम 0 होगा, वेवलेंथ हमारी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, यहाँ से हमने वेव फंक्शन को भी पता कर लिया, यहाँ से हम एनर्जी आइगन वैल्यूज भी कैसे निकालेंगे, ये वेव फंक्शन आपने पता कर लिया। यहाँ से इस सिस्टम का हमें वेव फंक्शन पता चल गया ये वाला। ठीक है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था ना इस तरह का अगर कोई भी झूलता हुआ अगर कोई भी पोटेंशियल, हमें तो हमें नहीं आइडिया था उसका कि वेव फंक्शन किस तरह का होगा, लेकिन हमने निकाल लिया WKB मेथड अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से। अब हमें क्या निकालनी है, बाउंड स्टेट एनर्जी। अब हमें क्या निकालनी है, बाउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट, फिर देखेंगे उसके फॉर्मूलाज, और फिर देखेंगे हम उसके ओल्ड PYQs। तो कंसेप्ट हमारा हो गया, अब हम जाते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो होंगे, जो CSIR नेट गेट या जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, क्यों हमें तो एट लास्ट हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होते हैं उनका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो हमें एग्जाम में क्या होता है, पोटेंशियल गिवन होता है। हमें एग्जाम में क्या होगा, पोटेंशियल गिवन होगा। ठीक है, Vx, और वो क्या होगा, स्लोली वेरिंग। ठीक है, और सेकंड हमें क्या है, वेव फंक्शन है, वो हमें गिवन नहीं होगा, उसकी हमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। थर्ड हमें क्या करना है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो भी हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज या टनलिंग रेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें गिवन होंगी। अब हमें जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो गिवन होंगे वो कितनी तरह के पोटेंशियल गिवन हो सकते हैं, तो वो बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस में आए हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के पोटेंशियल हो सकते हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और 3 टाइप्स के क्या हो सकते हैं कि क्या हो सकती है, एक इस तरह का पोटेंशियल हो सकता है जिसमें क्या हो सकती है, 2 रिजिड वॉल हो सकती हैं। आप ये नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो आपको ये पीछे वाली चीज़ें सारी याद हो जाएंगी, मतलब रिमाइंड हो जाएंगी कि किस तरह। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको बहुत ये चीज़ें एक बार कॉम्प्लिकेटेड सी लगेंगी। ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट आप साथ में नोट बनाइए, आप नोट करते रहिए और वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको क्या चीज़ें और मोर क्लियर होती जाएंगी। जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर कोई प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में अराइज होती है तो आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखें, रिवर्स करके देखें। तो पोटेंशियल हो सकता है 2 रिजिड वॉल हो सकती है। दूसरा किस तरह का पोटेंशियल हो सकता है, 1 रिजिड वॉल हो सकती है पोटेंशियल में। ठीक है, और तीसरा किस तरह का पोटेंशियल हो सकती है कि नो एनी वॉल।
नो एनी रिजिड बॉल, नो एनी रिजिड बॉल। ठीक है, इसके एग्जांपल बताती हूँ मैं आप। ठीक है, टू रिजिड बॉल का एग्जांपल तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मोस्ट फेमस वनडी बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है जो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट। दो रिजिड बॉल होगी, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है। वन रिजिड बॉल हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, कि जो पार्टिकल है हमारा इस वाले जो कर्व है, इस वाले पोटेंशियल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाले रिजिड बॉल है, वन रिजिड बॉल। और नो रिजिड बॉल पार्टिकल इन 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सॉरी मैंने गलत बना दिया, इसको आप कट कीजिए। सिंपल जो हमारा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, ठीक है, लाइक दिस, मान लो कि ये हमारी एक्सिस है। ठीक है, तो पार्टिकल क्या है, कहीं भी कोई भी रिजिड बॉल नहीं है। जो ये कर्व है ना, जो हमारा पोटेंशियल का, इस पे कोई भी रिजिड बॉल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी रिजिड बॉल नहीं, तो यहाँ पे हमारी क्या है, टू रिजिड बॉल है, यहाँ पे हमारी वन रिजिड बॉल है, और यहाँ पे हमारी कोई भी रिजिड बॉल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या है कि जैसे हमने इसमें वेव फंक्शन तो निकाल लिया, इसकी जब एनर्जी निकालने हैं तो एनर्जी का एक क्वांटाइजेशन रूल है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, उसके भी हम उसके सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे डिटेल में, हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल, एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल हमारा है कि आप नोट कर लीजिए, P1x dx प्लस में β1 प्लस में इंटीग्रेशन P2x dx प्लस में β2 इज इक्वल टू n+1 पाई h कट, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगी जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप बिल्कुल स्ट्रेसलेस होकर इसको नोट कीजिए बस। ठीक है, एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल है क्या, P1 dx इंटीग्रेशन प्लस में β1 प्लस में P2 dx प्लस में β2 इज इक्वल टू n+1 पाई h कट। n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से। ठीक है, β1 और β2 क्या है, वैल्यूज एट टर्निंग पॉइंट, ये कांस्टेंट है, और ये वैल्यूज एट टर्निंग पॉइंट्स, वैल्यूज एट टर्निंग पॉइंट्स। बीटा इज इक्वल टू π/4 एट टर्निंग पॉइंट्स, बीटा इज इक्वल टू π/4 एट टर्निंग पॉइंट्स, और बीटा इज इक्वल टू 0 एट रिजिड बॉल। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं आपकी। ठीक है, और ये कैसे लगेंगे ये भी आपको क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन आई कहाँ से। अब आप ये कहोगे कि एनर्जी निकालने के लिए हमें इस क्वांटाइजेशन रूल की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो अगर आपने एटॉमिक फिजिक्स में अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ 1916 में विल्सन क्या था, क्या साइंटिस्ट का नाम मुझे क्लियर नहीं, रिमाइंड नहीं हो रहा है, शायद विल्सन ही था, विल्सन एंड सोमरफील्ड थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक क्वांटाइजेशन रूल सेट किया था। इन्होंने क्या किया था, एक क्वांटाइजेशन रूल सेट किया था, और वो क्वांटाइजेशन रूल था वो क्या था कि कोई भी फिजिकल सिस्टम, for any physical system in which the coordinates are periodic function of time, then there exists a quantum condition for each coordinates। ठीक है, और these quantum conditions जो भी थी, मतलब उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऐसा फिजिकल सिस्टम है, ठीक है, कोई भी ऐसा फिजिकल सिस्टम, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे P और Q, P मोमेंटम है, Q पोजीशन है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स पीरियोडिक फंक्शन है टाइम के, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां पे एक रूल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, दैट इज क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इफ there is the coordinate of the system is periodic function of time, then there must exist a quantization rule, and that rule is PQ DQ is equal to NQ H cut where the limit of this integration is taken over the period of coordinate of Q।
ठीक है। इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो ये क्यू वाला जो कोऑर्डिनेट है इसने कितना डिस्टेंस या कितना पीरियड इसने फॉलो किया है वो इसकी लिमिट होगी, ठीक है। लाइक दिस, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ये मैक्सिमम कितना कर रहा है, यहाँ से 0 से चला 0 to 2 पाई इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 0 to 2 पाई। तो ये इसके इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी, जैसे 0 to 2 पाई अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए काम किया था, ठीक है। जो बोहर ने ये कंडीशन इंप्लीमेंट की थी अपने हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है। और ये जो क्वांटाइजेशन रूल दिया था ये सबसे पहले विल्सन और समरफील्ड ने दिया था, और उसके बाद बोहर ने अपने हाइड्रोजन एटम पे ये इंप्लीमेंट किया था ये क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है। जब आपने करेक्शन पढ़ा होगा कि समरफील्ड करेक्शन इन बोहर मॉडल, ठीक है, तो वहां पे एक क्वांटाइजेशन कंडीशन देके वहां पे करेक्शन दी थी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फिजिकल सिस्टम, एंड देयर इज एनी फिजिकल सिस्टम जहां पे अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पी एंड क्यू अगर क्या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वहां पे एक क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो उस सिस्टम को फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक क्वांटाइजेशन कंडीशन और भी है बोहर में कि ओनली दोज वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परमिटेबल इन विच क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई, ठीक है। तो ये भी क्वांटाइजेशन कंडीशन थी कि सिर्फ वही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज हैं वो अलाउड होंगी जो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होंगी, h/2 पाई हो, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, कोई भी फ्रैक्शन में या वो अलाउड नहीं होंगी। तो क्वांटाइजेशन रूल वो भी क्वांटाइजेशन रूल ही है बोहर का अपना, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये क्वांटाइजेशन जो रूल है वो हर एक फिजिकल सिस्टम के लिए वैलिड होगा जिसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पीरियड फंक्शन ऑफ टाइम हो। और यहाँ पे हमारा देखो, हमारा यहाँ पे जो हम जो पोटेंशियल लेके चले हैं दैट इज आल्सो पीरियोडिक, ठीक है। हमने जो पोटेंशियल लिया दैट इज आल्सो पीरियोडिक, ठीक है। इसमें भी जो हमारा पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद यहाँ से अगर मैं इसको सेंट्रल एक्सिस माने तो यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम ले रहा है वहां से इतना ही जाने में यहाँ पे टाइम ले रहा है। और मोमेंटम भी क्या है, मोमेंटम भी एक पूरे इंटरवल के बाद इनफाइनाइट जीरो हो रहा है, ऐसे ये क्या है एक पूरे इंटरवल के बाद जीरो हो रहा है। मतलब इसमें भी क्या है इसमें भी हमारे क्या है पी एंड क्यू क्या है, इसमें भी हमारे पी और क्यू क्या है, हमारे पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अगर हमारे P एंड Q ही हमारे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, इट मींस क्या है हमारा ये सिस्टम भी क्या करेगा, क्वांटाइजेशन रूल को क्या करेगा, ओबे करेगा। तो इसकी जो क्वांटाइजेशन कंडीशन कैलकुलेट की गई दैट इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था P1 dx प्लस में β1 प्लस में P2 dx प्लस में β2 इज इक्वल टू n+1 पाई h कट। ये दो क्यों कहे, दो मोमेंटम, ठीक है। अगर इसी ग्राफ में अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे हम इसको अगर P1 माने, इसको अगर हम P1 माने तो इसको क्या हो गया हमारा P2 हो गया। और दो ही हमारे टर्निंग पॉइंट है तो इसको हमने क्या मान लिया β1 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया β2 मान लिया। और ये हमने क्या रेफरेंस एक्सिस मान ली, ठीक है, इससे लेफ्ट और इससे राइट, ठीक है। तो हमने दो मोमेंटम यहाँ पे, अदरवाइज आप एक मोमेंटम भी ले सकते हो क्योंकि दोनों मोमेंटम की सेम वैल्यू है, ठीक है। तो आप जो मर्जी आप यूज कर सकते हो, चाहे तो आप एक मोमेंटम कर लो चाहे आप दो मोमेंटम कर लो, क्योंकि सेम है और इंटरवल भी सेम है, पोजिशन कोऑर्डिनेट भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको रिमेंबर करनी है। ये जो क्वांटाइजेशन ये जो रूल है इसी के बेसिस पे आपके सारे फॉर्मूलाज आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं इसी रूल पे, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है आप इसको क्या करें, लर्न करें, अपना ब्रैकेट अपना बना के इसको एक बॉक्स में बनाएं और इसको लर्न करें, ठीक है। इसके बेसिस पे अब आपके तीनों के तीनों पोटेंशियल जो मैंने अभी बताए थे, 2 रिजिड वॉल वाले, 3 रिजिड वॉल वाले, वो सारे के सारे क्या है इसी फॉर्मूले पे आपके क्या होने वाले हैं, सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन लिखी देखो, P1 dx प्लस में β1 प्लस में P2 dx प्लस में β2 इज इक्वल टू n+1 पाई h कट, ठीक है। और एक कंडीशन आपको ये क्या याद रखनी है कि जो बीटा है वो होगा π/4 एट टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, और जो बीटा है वो होगा आपका 0 कहां पे, रिजिड वॉल पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है देखो, फर्स्ट आप कंडीशन लोगे, कौन सी कंडीशन लोगे, कलर मैं दूसरा चूज कर लेती हूँ। फर्स्ट आप लो तो हम पोटेंशियल के टाइप लिखेंगे, लेट द पोटेंशियल ऑफ टाइप, लेट द पोटेंशियल ऑफ टाइप, उसी क्वांटाइजेशन कंडीशन को यूज करके फर्स्ट जो हम पोटेंशियल लिखेंगे वो लिखेंगे लेट द पोटेंशियल कंटेन्स 2 रिजिड वॉल,
टू रिजिड वॉल। और टू रिजिड वॉल का जो पोटेंशियल का एग्जांपल आपको पता है दैट इज 1D बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट होता है दोनों बाउंड्रीज पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ये मान लो कि इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें उसकी लिमिट बनानी है। सिंपल हम यहाँ पे विदाउट इंटीग्रेशन इसको यूज करेंगे, विदाउट लिमिट यूज करेंगे इंटीग्रेशंस को। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, देखो P1 P2 दो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पार्टीशन, हमारा जो फंक्शन है दैट इज स्टेट टाइप, सिंगल टाइप का ही हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब कुछ भी हमारे रेफरेंस एक्सिस में दो तरह के कुछ नहीं बन रहे, हमारा सिंगल टाइप का पोटेंशियल है। तो हम यहाँ पे एक ही मोमेंटम यूज करेंगे दैट इज P इंटू में dx प्लस में β1 था। β1 क्या था हमारा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब क्या होगा, β1 भी 0 प्लस में ये इसमें P1 और P2 हमने इक्वली मान लिए दैट इज इक्वल टू P1 dx प्लस में β1 भी 0 और β2 भी 0, क्योंकि कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। और रिजिड वॉल पे जो हमारी मैंने बताया था आपको बीटा की वैल्यू क्या होती है 0। दो कंडीशन बताई थी ना कि बीटा इज इक्वल टू 0 एट रिजिड वॉल्स और बीटा इज इक्वल टू π/4 एट टर्निंग पॉइंट। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n+1 पाई h कट। तो यहाँ से जो कंडीशन आएगी टू रिजिड वॉल के लिए एनर्जी निकालने के लिए क्वांटाइजेशन कंडीशन आएगी दैट इज इक्वल टू P dx इज इक्वल टू n+1 पाई h कट। ये कंडीशन है। ठीक है, दिस इज द क्वांटाइजेशन conditions to calculate the bound state energy, to calculate the bound state energy if potential is given of type of two rigid walls। ठीक है, तो ये वाली क्वांटाइजेशन कंडीशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आपने लेना है, सेकंड जो एग्जांपल लेना है वो आपने लेना है वन रिजिड बॉल, वन रिजिड वॉल। ठीक है, वन रिजिड बॉल में आपका क्या हो जाएगा लाइक दिस, हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का अगर आप एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल वेरी कर रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज टाइप ऑफ हाफ kx², और इस साइड कुछ भी है नहीं हमारा। ठीक है, तो हम मान लो P1 है वो हमारा 0 है और P2 हमारा इस साइड में आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या वही कंडीशन लगाएंगे हम, P1 तो हमारा है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा P2 है तो उसको हम क्या मान लेंगे P dx प्लस में β1, टर्निंग पॉइंट इस साइड हमारा कोई टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, तो β1 क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और P2 dx ये वाला है तो P2 को भी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ वाला तो है ही नहीं P dx, P1 dx ये तो हमारा 0 ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा P2 dx। ठीक है, और प्लस में β2 हमारा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है हमारी π/4 दैट इज इक्वल टू n+1 पाई h कट। ठीक है, कुछ एक टीचर्स क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखवा रहे हैं कि डायरेक्ट अगर टू रिजिड वॉल हो, वन रिजिड वॉल हो तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने हैं। तो आपको हो सकता है कि उन फॉर्मूलाज में आप कंफ्यूज भी हो जाओ अगर आपको ये वाली पूरी कंडीशन अगर पता नहीं है। ठीक है भाई, चांस अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप यहाँ से ये वाली बेसिक P1 dx प्लस β1 P2 dx प्लस β2 इज इक्वल टू n प्लस, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। इसमें आप अपने रूल इंप्लीमेंट करो और आप बीटा जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है कि कुछ भी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ये तो 0 है ही हमारा, P2 को हम P मान लेते हैं तो ये क्या बच गया हमारा P dx। तो जो हम ये क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ रहे थे ना, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन थी हमारी, ये वाली जो कंडीशन है हमारी, मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, मैंने h कट इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, इस h को एक बार यहाँ से हटा के, ये यहाँ पर था, इसके बाई में था, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आए थे। ठीक है, अब अगर क्या है, इसके लिए हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे जो हम वन रिजिड वॉल का जो हम एग्जांपल ले रहे थे, वन रिजिड वॉल में क्या है हमारा P1 dx 0 है, β1 0 है, P2 dx और π/4 इज इक्वल टू क्या है हमारा n+1। ठीक है, ये h कट एक बार यही रहने दीजिए, एक बार ये h कट है ना, ये यही रहने दीजिए हमारा, ये 1/h। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P1 dx तो 0 है, ये β1 भी 0 है, P2 dx क्या हो गया हमारा P इंटू dx और β2 हमारा ये जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू π/4 दैट इज इक्वल टू n+1 पाई। ठीक है, n+1 पाई h कट बताया था ना मैंने यहाँ पे, तो पाई तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/h P इंटू dx इज इक्वल टू
n प्लस 1 पाई माइनस में क्या हो गया पाई बाई 4, तो ये 1 पाई और ये पाई बाई 4, तो यहाँ पे कितना बच गया n प्लस 3/4 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया p इंटू में dx इज इक्वल टू क्या आ गया n प्लस 3/4 पाई एच कट। अब इस एच कट को इधर मल्टीप्लाइज कर दीजिए, क्योंकि ये जो एच था ये इस बीटा 1 के भी बाय में था और बीटा 2 के भी बाय में था। ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 हमने किया नहीं था, डायरेक्ट हम इधर ले गए थे, तो बाद में आएगा ये एच। ठीक है, वैसे तो जनरल फॉर्मूले में तो वो सही आप यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है ये किसके केस में आ गई, दिस इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन इन द केस ऑफ जब पोटेंशियल में क्या हो हमारी, क्या हो वन रिजिड वॉल हो, क्या हो हमारी वन रिजिड वॉल। ठीक है, वन रिजिड वॉल एंड वन टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट हम करते हैं लेट वी हैव द पोटेंशियल ऑफ टाइप हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ये हमारा मान लो सेंटोरल कोई भी एक्सिस मान ली। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, कोई भी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का हमने क्या मान लिया, एग्जाम्पल मान लिया पोटेंशियल का। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन लिखो हमारी, मान लो ये इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ये वाला टर्निंग पॉइंट है, और ये क्या है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टर्निंग पॉइंट है, ये मान लिया कोई भी हमारा 0 है। तो ये वाला डिस्टेंस मान लिया इधर नेगेटिव एक्स और इधर पॉजिटिव एक्स। ठीक है, इसको या नेगेटिव ए या नेगेटिव बी मान लीजिए और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव बी। ठीक है, कंडीशन लिखिए 1/h px dx p1x dx प्लस में बीटा 1 प्लस में 1/h, ये 1/h इसके साथ भी है, अलग अलग लिख दो चाहे कॉमन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, p2x dx प्लस में बीटा 2 इज इक्वल टू क्या था हमारा n+1 h कट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब h कट नहीं पाई, सॉरी पाई, तो यहाँ पर देखो ये 1/h। ठीक है, p1 dx इस साइड है। ठीक है, P1 P2 दोनों इक्वल मान ली, क्योंकि इक्वल मोमेंटम है, इक्वल सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो P1 P2 दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या जाएगा इंटीग्रेशन px dx लिमिट इसकी मान लो -b2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर π/4, टर्निंग पॉइंट है ना फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट पे बीटा की वैल्यू क्या होती है π/4, प्लस में ये लिमिट क्या हो जाएगी अब 0 to b क्या हो जाएगा, ये भी p है क्योंकि P1 P2 बोथ इक्वल हैं, px dx प्लस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू क्या था n+1 पाई। ठीक है, तो ये क्या है लिमिट क्या है -b to 0 और ये 0 to b, तो हम इसको इकट्ठा ही ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -b to b लिख सकते हैं, -b to b क्या हो जाएगा px dx इज इक्वल टू n+1 1/h था बाहर। ठीक है, n+1 पाई माइनस π/4 क्या हो गया π/2। ठीक है, तो ये 1 पॉजिटिव का 1 है और नेगेटिव का ये हाफ है, तो ये क्या हो गया n+1 π/2। तो इंटीग्रेशन लिमिट हमारी -b to b px dx इज इक्वल टू क्या आ गया n+1 π/2 h कट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, जब हमारा पोटेंशियल क्या हो नो रिजिड वॉल, ये किसका एग्जांपल है हमारा नो रिजिड वॉल या फिर 2 टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या है आप एक साथ लिख लीजिए, फर्स्ट था हमारा क्या था 2 रिजिड वॉल का था, तो 2 रिजिड वॉल में जो हमारे इंटीग्रेशन आया था px dx इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू क्या आया था n+1 पाई h कट, ये था हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड वाला क्या था हमारा, क्या थी जब हमारी 1 रिजिड वॉल थी, 1 रिजिड वॉल थी, तो हमारे पास जो p dx आया था वो क्या आया था n+3/4 पाई h कट, ये आया था सेकंड वाला। और तीसरा हमारा पोटेंशियल क्या था जब हमारा क्या थी नो रिजिड वॉल थी, कोई भी रिजिड वॉल नहीं थी, तो जो हमारा px dx आया था, ये लिमिट कुछ भी हो सकती है, आपको फॉर्मूले उसमें क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग p dx इज इक्वल टू क्या आया था n+12 पाई h कट 3। आपको बुक्स में ना यहाँ पे n+12 n-12 भी मिलेगा, और यहाँ पे n-1/3 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको n पाई h मिलेगा। ठीक है, वहां पे वो क्या होगी जब n की वैल्यू आप 1 से शुरू करोगे, और यहाँ पे जो इन फॉर्मूलाज में आपकी जो n की स्टैंडर्ड वैल्यू शुरू करोगे ये 0 से शुरू करोगे, 0 1 2 3 4, तो ऐसे मत सोचना कि ये तो अलग हो गए फॉर्मूलाज कुछ अलग है।
ये वैल्यू का एन की 0 से शुरू है, और अगर एन की वैल्यू 1 से शुरू करोगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा एन पाई एच। इसमें एन की जो वैल्यू शुरू होगी वो होगी 1 2 3 4 5। कंफ्यूज हो जाओगे एन पाई एस या एन प्लस 1 पाई एच, तो सिंपल सा फॉर्म रखो आप, एन को 0 से शुरू करो, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो ये पॉजिटिव वाली टर्म, पॉजिटिव वाली टर्म याद रखो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव करोगे तो ये 1 से करोगे तो ये हो जाएगा एन माइनस हाफ पाई एच कट, और यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी ये 1 2 3 4, और ऐसे यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका, एन प्लस हाफ की जगह आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको 1 वाले ये डिजिट, आपकी इच्छा है, आपको जो मर्जी यूज करना है करो, लेकिन मेरा तो यही है रेफरेंस कि एन इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, बेसिक फॉर्मूलाज पॉजिटिव वाले टर्म याद रखो। ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज पे आपके सारे डब्ल्यू के बी मेथड के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वाले फॉर्मूलाज डायरेक्ट आपको जो पोटेंशियल गिवन है, वो पोटेंशियल देखो कि आपको किस तरह का पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, उसमें 2 रिजिड वॉल है, 1 रिजिड वॉल है, या कैसे है, ये पोटेंशियल किस तरह का है, कितने टर्निंग पॉइंट है। जरूरी नहीं 2 रिजिड वॉल आपको टर्निंग पॉइंट ज्यादा दे दे, तो आपको जो कंडीशन है, एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, पीडीएक्स बीटा 1 बीटा 2, ऐसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है, हो सकता है कि पोटेंशियल अब की बार जैसे जैसे CSIR का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको कुछ इस तरह का पोटेंशियल दे दे। ठीक है, तो इस तरह का अगर पोटेंशियल दे दे तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट कितने हो गए, लाइक दिस, कितने भी टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको बेसिक जो कंडीशन है आपको वो याद रखनी है, पीएक्स डीएक्स बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है, देखो ये CSIR 2012 का न्यूमेरिकल है शायद। ठीक है, देखो इसमें क्या गिवन है, ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मूव अंडर द पोटेंशियल ऑफ Vx इज इक्वल टू a x की 6 where a is the real constant for large n the quantization energy En is depends on। ठीक है, इट मीन्स क्या है, देखो पोटेंशियल है, सबसे पहले तो क्या है, a x की पावर 6 इवन टर्म है, इट मीन्स सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक लाइक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जैसा आपका v इक्वल टू उसमें क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये मान लो कांस्टेंट है, तो वो किस तरह का होता है, के एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, इसकी क्यूब, मतलब सिमेट्रिक आएगा, ऑब्वियस है कि सिमेट्रिक आएगा, एक्स की पावर 6 है, इवन टर्म है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, सिमेट्रिक आएगा लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है आपसे कि पोटेंशियल दे दिया, अब आपसे ये पूछा है कि एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछी है, बाउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है आपको, और आपसे एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछी है कि एनर्जी एन की किस पावर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एनर्जी की क्या पूछी है आपसे, पावर पूछी है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब आपको पता है, देखो क्या है, इसमें 2 टर्निंग पॉइंट है आपके पास, जो बेसिक कंडीशन है, इसको क्या है, आप रेफरेंस एक्सिस इधर मान लीजिए, ये इसके टर्निंग पॉइंट है, 2 टर्निंग पॉइंट है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका ये एक्स गिवन है, तो यहाँ से ये मान लीजिए इधर ये 0 रेफरेंस एक्सिस मान लीजिए, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए -b, और ये वाला मान लीजिए +b। ठीक है, सबसे पहले फटाफट आपको पता है कंडीशन, P1 dx प्लस में बीटा 1 प्लस में P2 dx प्लस में बीटा 2 इज इक्वल टू n+1 पाई। ठीक है, ये कंडीशन रख लीजिए आप, सबसे पहले ये क्वांटाइजेशन कंडीशन आप लिख लीजिए, उसके बाद आप सिमेट्रिक अपना पोटेंशियल वो कीजिए, क्या है कि ये कौन सा केस बन रहा है, नो रिजिड वाला, तो नो रिजिड वॉल का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि बीटा 1 क्या आएगा और बीटा 2 क्या आएगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट किया है, ये क्या है, नो रिजिड वॉल का केस है, और नो रिजिड वॉल का हमने किया था कि जो लिमिट थी वो क्या थी, -b to b, और px dx इज इक्वल टू n प्लस में हाफ पाई h कट, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ये जो बेसिक हमने पीछे किया था ना, ये वाला ही केस बनता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब आपको ये वाला डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर लार्ज एन, इट मीन्स क्या है, लार्ज एन है, अगर लार्ज एन है तो ये क्या है, हाफ है, इस हाफ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं एन के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, n पाई h कट। ठीक है, -b to b। ठीक है, और ये px dx। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो मैंने वेरी स्टार्टिंग में लेक्चर में आपको बताई थी कि जो मोमेंटम की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2m E माइनस में Vx, ये होती है मोमेंटम की वैल्यू। तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू पुट कीजिए, -b to b 2m E माइनस में Vx अंडर रूट
डी एक्स इज इक्वल टू एन पाई एच कट। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इंटीग्रेशन है। देखो क्वांटम में आपको क्या करना है, अगर आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझ आ जाता है तो वहाँ पे सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। मैथमेटिकली आप साउंड होने चाहिए, आपको इंटीग्रेशंस कैसे सोल्व करना है ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस बी टू बी हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट 2m बाहर ही निकाल लेते हैं हम। अंडर रूट 2m हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से हमारा अंदर क्या बच गया, यहाँ से हमारा अंदर बच गया 1 माइनस में वी एक्स बाई में ई की पावर 1 वी एक्स बाई में ई इंटू में बाहर क्या बच गया, डी एक्स इज इक्वल टू एन पाई एच कट। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब हमने क्या करना है, वी एक्स की वैल्यू क्या थी, ये एज इट इज माइनस बी टू बी, ये क्या था हमारा 1 माइनस वी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ए एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई ई इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई एच कट। अब हमने क्या करना है, इसको पुट कर दो, ये क्या था हमारा ए एक्स की पावर 6 बाई में ई को क्या कर दें, अगर हम टी पुट कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको टी पुट कर दें तो ए एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी बाई में ए की पावर 1/6 और डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ई तो क्या है आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ई बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ई बाई ए की पावर 1/6, इसको तो बाहर ले लो, और टी का क्या हो जाएगा, ये 1/6 और टी की पावर 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा, ये 5/6 इंटू में डी टी, ठीक है। लिमिट भी चेंज हो जाएगी हमारी, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी हमारी, लिमिट देख लेना क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर क्या थी हमारी लिमिट, माइनस बी टू बी, ठीक है। जब हमारा क्या है, वी एक्स की एक्स की टर्म में है, अब हमारा टी की टर्म में आ गया, तो यहाँ पे देख लेना जब एक्स 0 है तो टी भी 0 है, और जब हमारा एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा, यहाँ से टी की लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या था, वैसे हमें एनर्जी की डिपेंडेंसी देखनी है एन पे, तो हमें इस वाले में क्या करना है, ई से पूरा इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पी एक्स डी एक्स 2m तो हमारा बाहर था ही था, 2m अंडर रूट ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस टी था, हो गया था ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस टी, और ये अंदर क्या रह गया, इसको हमने क्या पूरा इसको टी पुट कर दिया, और ये dx की जगह क्या आ गया हमारा, dx की जगह ये पूरा पुट कर देंगे हम, e की पावर a की पावर 1/6 और ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है, इस t के साथ, t की पावर 5/6। तो ये जैसे भी यूवी मेथड से सोल्व करोगे आप, जो भी इसकी लिमिट आएगी, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये पूरा ई से इंडिपेंडेंट है, हमारा ई का पार्ट ये पड़ा है, एक ई का पार्ट ये पड़ा है, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एन पाई एच कट। तो ई की पावर देखो यहाँ से क्या है हमारी, ई की पावर हाफ, और यहाँ से हमारी क्या आई, ई की पावर 1/6, और पूरा पूरा ये ई से इंडिपेंडेंट आएगा, तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये देखना है सिर्फ कि एनर्जी है वो एन के किस पावर पे डिपेंड कर रही है, तो हमें ये इस इंटीग्रेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन पाई एच कट। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/2 प्लस में 1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई एच कट। जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ई की पावर क्या था 1/2 प्लस में 1/6 इज इक्वल टू क्या था, एन पाई एच कट। तो ये क्या आ जाएगा 2 3 और 1, तो ये आ जाएगा ई की पावर 4/6 इज इक्वल टू क्या है, एन पाई एच, मतलब ई की पावर 2/3 इज इक्वल टू एन पाई एच। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन की पावर 3/2, मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे ना, क्योंकि वो कांस्टेंट वाला पार्ट इंटीग्रेशन वाला भी है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहा ना, ये प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो एन की पावर क्या आ गई हमारी 3/2, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है हमारा 3/2, मतलब डी जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या किया आपने, स्टार्टिंग में आपको पोटेंशियल है, पोटेंशियल गिवन है, आपको पोटेंशियल को पहचानना है कि पोटेंशियल आपको किस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। पोटेंशियल आपको किस फॉर्म में गिवन है, मींस ये क्या है, आपको स्क्वायर का बन रहा है, मतलब इवन टर्म है, इट मींस ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा तो इसमें 2 टर्निंग पॉइंट बनेंगे, और एनर्जी की क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको पता है, 2 टर्निंग पॉइंट है, उसकी वैल्यू रखो, ठीक है। P1 dx दोनों सिमेट्रिक है, -b2 0 to b, चाहे इकट्ठा ही लिख दो इसको, -b2b, px dx इज इक्वल टू एन पाई एच कट। p की वैल्यू रखनी है e माइनस वी एक्स, v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू रख के इंटीग्रेशन को सोल्व करना है आपको, ठीक है। इसमें आपको e की डिपेंडेंसी, n की डिपेंडेंसी देखनी थी, तो आप सिर्फ e को इंडिपेंडेंट बना दो, इंटीग्रेशन e से इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें इसका e से कुछ लेना देना नहीं है, तो आपकी डायरेक्ट ये क्या आ गया,
सिर्फ इंटीग्रेशन को ही सोल्व करना था, ठीक है। एक हमारी ट्रिक भी है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैडम इतना लंबा क्यों करवा रही है जब हमारे पास ट्रिक है। देखो ट्रिक हमारे अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ट्रिक हमारा कोई वो नहीं होता, बिल्कुल हर जगह वैलिड नहीं होती। पहली बात तो ये है कि ये ट्रिक्स के कुछ रूल हैं, ये कहाँ पे वैलिड है ये मैं आपको करवाऊंगी, लास्ट में करवाऊंगी ये टॉपिक करवा के। लेकिन ट्रिक देखो हर जगह वैलिड नहीं होती, ठीक है। अगर यहाँ पे x की पावर 6 था, अगर ये x की पावर क्यूब आता है यहाँ पे, तो ये ट्रिक हमारी वैलिड नहीं थी, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ट्रिक ऐसे सोचते हैं कि हर जगह वैलिड है और वो उस ट्रिक को लगा के गलत ऑप्शन करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ट्रिक आती है, ट्रिक के जरिए आपके पास, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है हमारा, कई बार हमें सोल्व करने के लिए टाइम नहीं होता, तो कई बार ट्रिक हमारी काम कर जाती है। ट्रिक भी आनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रिक कुछ एक केसेस में हमारी एक्सेप्टेबल होती है, हर केसेस में ट्रिक नहीं लगती, ठीक है। तो जो हमारी ट्रिक है ये इज वैलिड फॉर इवन फंक्शन, ओनली फॉर इवन फंक्शन, और ये हमारा इवन फंक्शन है, इवन और पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन है हमारा x की पावर 6, तो अब हमारी यहां से ये ट्रिक क्या है, वैलिड होगी, ठीक है। वो है क्या कि जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n की किस पावर पे डिपेंड करेगी, ये 2m डिवाइडेड बाय m प्लस 2, ये है ट्रिक, ठीक है। E इज प्रोपोर्शनल टू 2m ओवर n की पावर 2, ठीक है। अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो किस टर्म में गिवन हो, पोटेंशियल है वो क्या हो हमारा x की पावर m, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये m और ये m अगर इवन हो और ये पॉजिटिव हो, ठीक है, पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैलिड होगा। तो यहाँ पे 6 हमारा इवन है, x की पावर 6, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3/2। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक से भी सोल्व कर सकते थे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कहा ना ट्रिक की कुछ एक क्या होती है, लिमिटेशंस होती है, वो हर जगह वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जैसे आपको पता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स की और 1D बॉक्स के आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो क्या होती है आपको पता है, लेकिन आपको क्या करना है ट्रिक की हेल्प से आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन करना है। और कुछ भी अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी, लेकिन आपको फिलहाल क्या करना है कि इसका आपने सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ WKB मेथड, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ spinless particle of mass m moving in 1D बॉक्स, ठीक है। और जो लिमिट है गिवन की जो वो है x इज इक्वल टू 0 to L, वो 1D बॉक्स है 0 to L। इसके आपको क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी आपको पता है होती क्या है, n² π² h² डिवाइडेड बाय 2m L², ये आपको पता है। लेकिन ये WKB मेथड को यूज करके आपको क्या करना है, इसका एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियस है आपको पता है ये किसका एग्जांपल है, फर्स्ट जो मैंने आपको करवाया था, ये क्या है, कोई भी 2 रिजिड बॉल है, 2 रिजिड बॉल में क्या होता है P इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है n+1 पाई h²। अगर n की वैल्यू किससे, तो अगर n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और अगर n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है तो क्या हो जाएगा ये n पाई h²। अगर n की वैल्यू हो रही है 1 से शुरू और ये हो रही है अगर n की वैल्यू 0 से शुरू, ठीक है। तो आपको क्या करना था, डायरेक्ट आपको पता है क्या आ गया, px dx इज इक्वल टू n पाई h मान लो चाहिए अगर आप n को 1 से शुरू कर रहे हो, 1 2 3 अगर n को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2m e माइनस वी एक्स अंडर रूट dx इज इक्वल टू ये n पाई h²। और 1D बॉक्स में आपको यहाँ पे क्या है कि vx क्या है, 0 है। अगर vx 0 है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा 2m e अंडर रूट इंटू में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई h², ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या थी 0 to L, तो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2me और ये क्या हो जाएगा x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to L और ये हो जाएगा हमारा एज इट इज। तो ये क्या हो गया 2me अंडर रूट
L इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई h कट। हमें क्या चाहिए, e की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2me, ये l स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर। हमें e की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो आगे आपको अप्लाई करना किस तरह से हमें WKB मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, सेम हमें क्या है, अगर हमें हमें हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की हमें क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या फिर हमें nth एनर्जी निकालनी है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का हमें पता है लाइक दिस पोटेंशियल होता है, 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, कोई भी रिजिड वॉल नहीं होती, तो कोई भी रिजिड वॉल नहीं होती, जो हमारा px dx होता है वो क्या होता है हमारा, कोई भी अगर रिजिड वॉल नहीं होती तो क्या होता है n प्लस हाफ पाई h कट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अब डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगी ये। और जो पोटेंशियल का जो टाइप होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है जो हमारा पोटेंशियल का टाइप होता है वो। ठीक है, तो जो हमारा p हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2me माइनस v हो जाएगा। ठीक है, और p हमारा क्या हो जाएगा पता ही है आपको 2me माइनस वी एक्स का अंडर रूट, सॉरी सबका अंडर रूट आएगा ये। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में पुट कीजिए आप, इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसकी जो पूरी वैल्यूज पुट करेंगे e की v की, और पूरा जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करके देखेंगे तो आपकी जो एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू e इज इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको पूरे को सोल्व कीजिए, p की वैल्यू पुट कीजिए। p की वैल्यू होती क्या है आपकी e माइनस वी एक्स। ठीक है, तो बाउंड्रीज पे आप निकालिए, आपको इसकी लिमिट नहीं पता है अब। ठीक है, आपको सिर्फ पोटेंशियल पता है ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ की इस टर्निंग पॉइंट की ये वाली कंडीशन, जो लिमिट की, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कैसे निकालेंगे आप टर्निंग पॉइंट पे, वहां से आप लिमिट निकालिए, e की और v की वैल्यू पुट कीजिए और पूरा इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए और देखिए कि क्या आपको ये आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगी। ठीक है, तो होप आपको WKB मेथड को अप्लाई करना आ गया होगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं एक क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ। एक क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ, हमने अब तक क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो WKB मेथड है जो हमारा WKB मेथड है वो किसके लिए अप्लाई करते हैं हम, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हो अगर हमारा तभी ये होता है, और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी सबको कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, वेव फंक्शन इसका हमने निकाल लिया था क्लासिकल रीजन में। ठीक है, क्लासिकल रीजन में इसका वेव फंक्शन हमने निकाल लिया था, एनर्जी भी हमने निकाल ली थी, लेकिन एनर्जी के लिए हमारा क्वांटाइजेशन रूल फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो P और Q है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और सोमरफील्ड और विल्सन ने कहा था कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है तो वो वाला फिजिकल सिस्टम क्या करेगा, हमारा क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करेगा। इसलिए हमने ये कंडीशन निकाली थी, P1 dx प्लस में बीटा 1, ये पूरे ब्रैकेट में निकालो, प्लस में P2 dx प्लस में बीटा 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई एच कट। ये स्टैंडर्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन है जो हर न्यूमेरिकल, हर प्रॉब्लम में आप यही वाली क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इसका यूज होगा। ठीक है, इसमें बीटा 1 और बीटा 2 क्या थे, ये कांस्टेंट थे, और इसकी टर्निंग पॉइंट पे वैल्यूज हैं, π/4 है, वो आपकी होती है टर्निंग पॉइंट पे। ठीक है, और जो बीटा इज इक्वल टू 0 है वो होती है आपकी रिजिड वॉल पे। अब आपको पोटेंशियल डिटरमाइन करना है कि आपको क्वेश्चन में किस तरह का पोटेंशियल गिवन है, उसके बाद में इस क्वांटाइजेशन कंडीशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी जो भी मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा उसमें आपको पूरा कैलकुलेट करना है, और जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, थैंक यू, होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।